अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आप अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो पहले आप देख लें कि ये आपके पास जो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये आपके पास जो है ये कम्बिनेशन है 2 पार्ट्स का। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो पार्ट है वो इलेक्ट्रो है। इलेक्ट्रो स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी हेयर। और केमिस्ट्री तो आपको पता ही है कि ये आपके पास एक फील्ड है साइंस की जिसमें आप स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिएक्शंस टेकिंग प्लेस विद पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैटर जो है वो इसमें स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री की वेरी बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आप जिस केमिस्ट्री के साथ डील कर रहे हैं वो आपके पास है केमिस्ट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रिसिटी को आप डिफ़ाइन करते हैं कि ये आपके पास है फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्जेस, और उसमें पर्टिकुलरली आपके पास आ जाता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और अगर आप केमिकल रिएक्शन को देखें तो आपको ये पता है कि ये आपके पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपके पास जो है वो ड्यू टू फ्लो ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, जैसे आपके पास मालिक्यूल्स हैं, आइंस हैं, या फिर जो है वो कंपाउंड्स हैं, वो क्या करते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोसेस से गुजरने के बाद रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपके पास केमिकल रिएक्शन है उसमें अगर आप देखें तो किसी न किसी किस्म की केमिकल एनर्जी इन्वॉल्व है। अब ये केमिकल एनर्जी जो है ये आपके पास क्या है, जैसे आप कहते हैं कि अगर आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन है, अब ये केमिकल एनर्जी आपके पास क्या है, आपको पता है कि जब भी रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है या आपके पास जो है रिवर्सिबल रिएक्शन है तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आता है तो उसमें एक पर्टिकुलर किस्म की एनर्जी इन्वॉल्व होती है। यानी रिएक्टेंट्स जब एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो क्लोज आते हुए आपने बॉन्ड एनर्जेटिक्स में पढ़ा है कि वो अपनी कुछ एनर्जी जो है वो लूज़ करते हैं, या फिर जब आपका बॉन्ड ब्रेकअप होता है तो कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। ठीक है, तो वो एनर्जी जो कि किसी भी बॉन्ड में स्टोर्ड होती है, किसी भी केमिकल कंपाउंड के बॉन्ड में जो स्टोर्ड एनर्जी है वो आपके पास केमिकल एनर्जी है। और यहाँ पे आपके पास आपने कहा है कि फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स और मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ठीक है, और वो फ़्लो भी कर रहे हैं। फ़्लो करने का मतलब ये है कि कोई ना कोई मूवमेंट है, और मूवमेंट के साथ हमेशा जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है वो काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम मेंशन करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जीज। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन है और केमिकल बॉन्ड ब्रेकेज है उन दोनों के अंदर जो है वो केमिकल एनर्जी इन्वॉल्व है। ठीक है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान और बॉन्ड ब्रेकेज के दौरान रिलीज़ होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है वो केमिकल एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो सेकंड फॉर्म ऑफ एनर्जी अपीयर हो रही है वो है केमिकल एनर्जी। क्या तो होता क्या है आपके पास यहाँ पे ये जो आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है कि उसमें आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी स्टडी करते हैं और केमिकल एनर्जी को भी स्टडी करते हैं और इन दोनों की इंटरकन्वर्जन को भी स्टडी करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके पास जो है वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें आप केमिकल एनर्जी और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इनकी इंटरकन्वर्जन को स्टडी करते हैं और इसके साथ रिलेटेड जितने भी फिनोमेनाज हैं उनकी जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं कि कैसे वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाते हैं। क्योंकि आप ये कहते हैं कि आपके पास एनर्जी जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाती है। तो जहाँ पे आपके पास जो 2 इंटर कन्वर्टिंग फॉर्म्स हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी हैं। और इसके अलावा जो है वो यहाँ पे आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ये डेफिनेशन भी पढ़ी होगी कि ये आपके पास जो है वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी की केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन को स्टडी करते हैं। ठीक है, और ये भी आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये आपके पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जहाँ पे आप ऐसे जो है वो डिवाइसेस यूज़ करते हैं जिनके अंदर जो है वो मैकेनिज़्म अवेलेबल है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का। अब यहाँ पे हमने केमिकल रिएक्शन की बात की है कि यहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन जो है वो इन्वॉल्व होगा। अब हम ये देख लेते हैं कि वो कौन सा केमिकल रिएक्शन है जो जहाँ पे इन्वॉल्व होता है और वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को सपोर्ट करता है क्योंकि ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो रिएक्शन इन्वॉल्व है उसको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब जो रेडॉक्स रिएक्शन है इसमें जो टर्म रेडॉक्स है इसके 2 पार्ट्स हैं, RED प्लस OX, ये दोनों जो है वो आपस में मिलके बना रहे हैं रेडॉक्स। ठीक है, अब इसमें RED स्टैंड्स फॉर रिडक्शन
एंड OX स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन, और रिडॉक्स इन दोनों का कम्बिनेशन है। अब ऑक्सीडेशन जो है इसको आप डिफ़ाइन करते हैं कि ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि यहाँ पे हम पर्टिकुलरली जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। वैसे तो आपके पास ऑक्सीडेशन की मोर देन वन डेफिनेशन है, लेकिन मैं सिर्फ वो डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रही हूँ जिसका ताल्लुक इलेक्ट्रॉन्स के साथ। यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ऐसे सारे रिएक्शन जिनके अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो ऑक्सीडेशन है, और जिनके अंदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो रिडक्शन। ठीक है, अब इसकी मैं आपको जो है वो एक एग्जांपल देती हूँ। आप ये कहते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो अगर फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है तो आपके पास जो है वो बनता है हाइड्रोजन फ्लोराइड। अगर आप इस रिएक्शन की इंटरनल केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो इसमें जो हाइड्रोजन है वो क्या करती है, वो पहले इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करती है। सपोज़ मैं ये कहती हूँ कि हाइड्रोजन जो है वो इस रिएक्शन में मूव करने के लिए हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट होती है, ठीक है, और दो साथ में इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करती है। तो यहाँ पे आपके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास है ऑक्सीडेशन। और ये जो दो लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको कौन ले रहा है, फ्लोरीन। फ्लोरीन इनको एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है। तो क्या होगा कि आपके पास दो फ्लोराइड आयंस बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रही है तो ये हमारे पास है रिडक्शन। अब अगर आप नेट रिएक्शन को स्टडी करते हैं तो वो क्या है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स इन दो इलेक्ट्रॉन्स से जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, आप इस रिएक्शन को एड अप करेंगे। इधर आपके पास रह जाएगा हाइड्रोजन और फ्लोरीन, और प्रोडक्ट्स में आपके पास 2 हाइड्रोजन आइंस प्लस 2 फ्लोराइड आइंस रह जाएंगे, और जब ये दोनों आपस में ज्वाइन करेंगे फर्दर तो हाइड्रोजन फ्लोराइड बन जाएगा। ये बिल्कुल वो रिएक्शन है जो आपने ऊपर एक्सप्लेन किया था। तो ये आपके पास एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हुआ क्या है, आपके पास के इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हुई है। एक स्पीशी ने जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं, दूसरी स्पीशी ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, और एंड पे आपके पास जो प्रोडक्ट आया है उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इन्वॉल्व था और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व था। इसलिए हम इसको ओवरऑल कहते हैं ये रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर जो है वो टर्मिनोलॉजी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, जिसको डिस्कस करना और अंडरस्टैंड करना इसको फर्दर स्टडी करने से और इसी थेरीज को स्टडी करने से पहले बहुत ज़रूरी है। उसमें जो आपके पास सबसे पहली टर्म आएगी वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है ये आपके पास क्या है, अभी हमने कहा है कि आपके पास जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो डील करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन को, और केमिकल एनर्जी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन को। तो आपके पास वो सेट ऑफ ऑपरेटर्स जो केमिकल एनर्जी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन को डील करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन को डील करता है जो ऑपरेटर्स, ठीक है, यानी कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ पॉसिबल टू कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी को पॉसिबल है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो अब यहाँ पे जो है वो हम क्या करते हैं कि जो आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसमें दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल को केमिकल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं तब भी कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं, और जब इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करते हैं तब भी कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं। अब आपने ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा प्रोसेस जो है वो ईजीली अवेलेबल है, ठीक है, किस एनर्जी को इजीली जो है वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे में अकॉर्डिंग टू अवेलेबल सिचुएशन। जैसे अगर आपके पास सपोज कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अवेलेबल है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है वो कैसा रिएक्शन होता है, जो इस सेल्फ जो है वो प्रोसीड करता है, ठीक है, खुद ब खुद रिएक्टेंट्स के पास जो है वो सफिशिएंट एनर्जी होती है आपस में रिएक्ट करके जो है वो अपनी केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करने की। अब क्या होता है, रिएक्टेंट्स जो है वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को इन्वॉल्व करते हुए जो है वो प्रोडक्ट बनाते हैं, और उस स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, अब यहाँ पे ये भी याद रखना है कि जो भी रिएक्शन होगा वो रिडॉक्स रिएक्शन होगा। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर आपको जितने भी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे
वो चार्जेस को फ्लो करने में हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे वो मूव करेंगे, उनकी मूवमेंट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अवेलेबल है तो उसकी जो केमिकल एनर्जी है वो इटसेल्फ जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए यूज़ हो जाएगी इस पूरे सेटअप के अंदर। ठीक है, तो ऐसे सेल को हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। दूसरा आप एक दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास ये है कि आपका रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है। अब जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है उसमें आपके पास क्या होता है कि जो रिएक्शन होता है वो इटसेल्फ जो है उसके पास इतनी एनर्जी या पावर नहीं है, या उसके रिएक्टेंट्स के पास इतनी कैपेबिलिटीज नहीं है कि वो खुद ब खुद रिएक्ट करें। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया जाता है उन रिएक्टेंट्स के अंदर से, उसको ब्रेक डाउन करता है और रिएक्शन को प्रोसीड करता है। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में क्या होता है कि एक रिएक्शन जो कि खुद से प्रोसीड नहीं कर सकता उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू प्रोसीड करते हैं, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसके अंदर जो रिएक्टेंट्स हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करती है टू रिएक्ट। ठीक है, ऐसे सेल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। वो सेल, ठीक है, जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से प्रोसीड किया जाता है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करते हुए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि आपका रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, अब केमिकल एनर्जी आपके पास पहले से अवेलेबल है, तो केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो ऐसे सेल को हम कहते हैं वोल्टिक सेल। वो सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है वो वोल्टिक सेल है, और वो सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इन दोनों सेल्स के अंदर कुछ कॉमन टर्म्स भी हैं, कुछ डिफरेंट भी हैं, वो सारी जो है वो हम वन बाय वन जो है वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको इन सेल्स के जो है वो कंपोनेंट्स बताने चाहिए। जो सबसे पहला कंपोनेंट होता है सेल का, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वो कंटेनर होता है जिसके अंदर आप सारा अपरेटस सेट करते हैं। ठीक है, ये आपके पास कोई टब हो सकता है, कोई कंटेनर हो सकता है, कोई बीकर जिसके अंदर आपने अपना सारा सेटअप लगाना है, इसको हम कहते हैं सेल। इस कंटेनर को हम सेल कहते हैं जिसके अंदर आपने सारा प्रोसीजर सेटअप करना। इसके अंदर जो है वो मेटेलिक प्लेट्स लगी हुई होती हैं। दो मेटेलिक प्लेट्स होती हैं। ठीक है, ये किसी न किसी कंडक्टर मटेरियल की बनी हुई होती है। अब ये जो मेटेलिक प्लेट्स होती हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। ये भी इलेक्ट्रोड है, ये भी इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब इन दोनों प्लेट्स के ऊपर जो है वो चार्ज होता है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, ठीक है, उसको हम कहते हैं कैथोड। ठीक है, और जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर उसको हम कहते हैं एनोड। रिएक्शन क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व होता है तो डेफिनेटली रिडक्शन भी होनी है, ऑक्सीडेशन भी होनी है। तो यहाँ पे कैथोड जो है वो इलेक्ट्रोड होगा, यहाँ पे रिडक्शन होगा। ये सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, और जो आपकी नेगेटिवली चार्ज प्लेट होगी उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यहाँ पे टेक प्लेस करती है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो दोनों प्लेट्स होती हैं इनको जिस अपरेटस में आपने सेट किया है वो सेल था, इसके अंदर आप जो है वो एक सोल्यूशन ऐड करते हैं, ये कंडक्टर सोल्यूशन होता है। ठीक है, इसलिए आपके पास किसी एसिड का सोल्यूशन हो सकता है, किसी बेस का सोल्यूशन हो सकता है, किसी साल्ट का सोल्यूशन हो सकता है। अगर एसिड का सोल्यूशन है तो वो हाइड्रोजन आइंस और नेगेटिवली चार्ज आइंस प्रोवाइड करेगा। बेस का सोल्यूशन है तो डेफिनेटली वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रोवाइड करेगा। और साल्ट है तो उसकी भी जो है वो हाइड्रोलिसिस होगी, वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो जो भी आपके पास यहाँ पे आप सोल्यूशन ऐड करेंगे वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रोवाइड कर रहा होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रोवाइड करने वाला जो आपके पास सोल्यूशन होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो जहाँ पे इन दोनों इलेक्ट्रोड के दरमियान आप जो सोल्यूशन ऐड कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जो किसी साल्ट का सोल्यूशन हो सकता है, किसी एसिड का सोल्यूशन हो सकता है, किसी बेस का सोल्यूशन हो सकता है।
अब अगर ये इलेक्ट्रोलाइट है तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस भी होंगे, नेगेटिव चार्जेस भी होंगे, ठीक है। अब क्या किया जाता है कि इसी बैटरी के साथ आप जो है वो एक एक्सटर्नल सर्किट लगाते हैं, ठीक है, और बाहर से इसकी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन सेटअप करते हैं 5 लो आप इलेक्ट्रॉन्स। तो आप क्या करते हैं, इसके साथ जो है एक बैटरी भी लगा देते हैं। गैल्वानोमीटर या एमीटर भी आप इसके साथ लगा सकते हैं। होता क्या है कि जब ये पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज आपके पास आइंस हैं इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, ठीक है, तो जब सेटअप होता है, जब सर्किट जो है वो ऑन होता है, तो क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो नेगेटिव प्लेट की तरफ, नेगेटिव जो होते हैं वो पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, उसके रिजल्ट में जो है वो मूवमेंट ऑफ चार्जेस इन्वॉल्व होती है किसी न किसी किस्म की। तो मूवमेंट ऑफ चार्जेस आपने कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी होती है, और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे गैल्वानोमीटर के थ्रू डिटेक्ट होती है, बैटरी के अंदर स्टोर होती है। ये आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था जिसमें जो आपके स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं वो क्या काज करवाते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और उसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। और जो आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर क्या होता है कि ये बैटरी पहले ऑन होती है, ये सर्किट को, पूरे सर्किट को चार्ज प्रोवाइड करती है, और यहाँ पे इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एक रिएक्शन होता है जो खुद से प्रोसीड नहीं कर रहा होता, और ये इलेक्ट्रिसिटी उसको अपनी एनर्जी से ब्रेकअप करके जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की मूवमेंट क्रिएट करवाती है। ये दोनों जो है वो आपके पास जो है वो डिफरेंट आ जाते हैं। तो ये आपके पास जो है वो सारी बेसिक टर्म्स हैं जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें मैंने आपको सेल बताया है, इलेक्ट्रोड बताए हैं, कैथोड बताए हैं, एनोड बताए हैं, बैटरी बताई, गैल्वानोमीटर बताया, इलेक्ट्रोलाइट बताया, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है, वोल्टिक सेल, ये सारी टर्म्स जो हैं वो आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, लेक्चर को नोट कर लें, उसके बाद जो है वो हम फर्दर प्रोसीड करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट अगर आपका कोई भी थ्योरी आती है, कोई भी कॉन्सेप्ट आता है, तो मैं इसमें से किसी भी टर्म को एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बल्कि उसका डायरेक्ट यूज़ होगा, तो आपको पहले से ये सब कुछ बताना चाहिए। तो यहाँ तक था आपका आज का लेक्चर, तो इसको नोट कर लें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप रेज कर सकते हैं।